हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन बैच में जिसका नाम है एसपीआई एंड जीएसपीआई 2026। तो अभी हम शुरू करने वाले थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है मैथ्स का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर बच्चे कंप्लीट किया है जिसमें हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम को। अगर आपने नंबर सिस्टम का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए पहले, क्योंकि उसमें मैंने नंबर सिस्टम के जितना भी बेसिक था वो सारा का सारा आपके साथ क्या किया है भाई, कवर किया है। अगर आप बेसिक अच्छे से करोगे तो तभी आप उसका क्या लगा सकते हो बच्चे, एमसीक्यू लगा सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली होगा आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी जैसे मैंने आपको बोला था कि हम मैथ्स में कुछ इस तरीके से चलेंगे कि जो फर्स्ट लेक्चर होगा आपका, जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव का, और सेकंड लेक्चर होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न का, राइट। तो ऐसे रहेगा, हर एक चैप्टर के ऊपर कितने लेक्चर्स बनेंगे, 2 लेक्चर बनेंगे। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव वाला लेक्चर कभी कभार आपका 1 आवर से अबव चला जाए, कभी हो सकता है 2 घंटे का बन जाए। पर उससे ऐसा होगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और आपको भी टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा उनको कवर करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपका कोर्स डिज़ाइन किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोर्स है आपको ये अभी फ्री मिलने वाला है, कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। पिछले साल जो हमने कोर्स था उसमें कुछ लेक्चर्स फ्री थे, कुछ लेक्चर्स पेड भी थे हमारी ऐप पे। पर इस साल जो था वो अब हमने क्या डिसाइड किया है कि आपका कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट आपका एसपीआई का कोर्स सारा का सारा हम क्या दे देंगे भाई, यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था पहले। हमने सारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन नंबर सिस्टम का डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आए, है ना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले एक दो चीज़ें और आपने ध्यान में रखनी है, जो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। देखो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इससे पहले अपने डिस्क्रिप्टिव जो भी लेक्चर हमारा होगा वो एक बार देखा होगा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस होता है तो एक बार क्या करें भाई, अपना पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा क्वेश्चन के आंसर की, तो आप उसको चेकआउट करें कि आपने सही किया है कि उसमें कुछ करेक्शंस है ना। जिससे क्या होगा ना, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप खुद से भी क्वेश्चन को करने की पहले क्या करोगे, कोशिश करोगे। तो ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 16 raised to power n एंड विद 5 एंड इन 5, कि 16 की पावर मैं क्या कर दूं कि मेरा जो आंसर होगा वो किससे एंड करे भाई, 5 से एंड करे। आंसर एंड करने का मतलब है उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो, जो भी कंसेप्ट है ये एंड इन 5 का मतलब ये किसके साथ जोड़ रहा है भाई, यूनिट डिजिट के साथ। और यूनिट डिजिट के लिए आप ध्यान में रखना, यूनिट डिजिट के लिए पूरी टर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ओनली उसका यूनिट डिजिट रिस्पॉन्सिबल होता है। कि अगर मैं 16 raised to power 1 करूं तो आंसर क्या आएगा, 16 raised to power 2 करूं तब आंसर क्या आएगा, 16 raised to power 3 करूं तब आंसर क्या आएगा, और 16 raised to power n करूं, ऐसे करता चलूं बार बार, तो आंसर क्या आएगा। पर हमें जो मेन काम है वो किसके साथ है भाई, यूनिट डिजिट के साथ लेना देना है अपना। तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा आपका वही आपने बताना है कि बताओ मैं पावर क्या रखूं, यानी n की जगह मैं कौन सी वैल्यू रख दूं, कौन सा नंबर रख दूं जिसके बेसिस पे मेरा यूनिट डिजिट क्या बन जाए भाई, 5 बन जाए। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हो सकता है यहाँ पे 16 raised to power n आ गया, कल को यहाँ पे 16 ना बोल के वो ऐसे बोल दे कि 1023 रेज टू पावर क्या बोल दे भाई, 3 तो नहीं बोलेगा, 6 डालना चाहिए उसको, ये आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, n। इसके बारे में पूछ ले। पर आपको ना क्वेश्चन पे ना जाके उसके सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। आपको सिंपल ये देखना है कि यूनिट डिजिट की वैल्यू में क्या डाला जाए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे कि यहाँ पे 16 raised to power n नहीं चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, 6 raised to power n के लिए। तो 6 raised to power 1 के लिए चेक करो, आंसर कितना आएगा भाई, 6 आएगा। ये फिर बोलोगा 6 raised to power 2 के लिए आंसर करो, तो आंसर कितना आएगा, 36 आएगा, आ जाएगा 36। 36 आ गया, अगेन यूनिट डिजिट 1 6, सॉरी यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6। अगर आप 6 raised to power 3 भी करते हो तो 36 × 6 कर लेना फिर से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36 216, और 216 में भी यूनिट डिजिट क्या आया, 6 6 एंड 6। मतलब आप n की वैल्यू जो मर्जी डालो। ये सेम अगर मैं 6 के लिए कर रहा हूँ, आप इसके लिए भी ट्राई कर लेना, 16 raised to power 1 करना, 16 raised to power 2 करना, 16 raised to power 3 करना, 16 raised to power 4 करना, तब भी कहानी सेम रहती है, तब भी कुछ और डिफरेंट नहीं बनेगा, तब भी कहानी क्या रहेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं ये ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप n की वैल्यू चाहे कोई भी नंबर डालो, एनी
एनी नंबर, कौन सा नंबर भाई? एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, आपका जो आंसर होगा वो कभी भी 5 से एंड नहीं करेगा। यानी इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका ऑप्शन नंबर डी आया उनका सही आंसर है। आंसर होना चाहिए भाई नो वैल्यू ऑफ एन, है ना? कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए क्या कर जाएगा, आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट? तो फर्स्ट आपका ये वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन, राइट? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तो पॉज करके एक बार ट्राई करें करने की, ठीक है? अच्छा, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका सही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में लिखा था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, कि कोई भी आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कौन सा बोला भाई? ऑड इंटीजर, इनमें से किस फॉर्म से एंड नहीं होगा। तो बताना है भाई कौन सी फॉर्म से एंड होगा कि नहीं होगा। क्या बोला था? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ दिस। तो देखो होता क्या है ना, जैसे ये जो फर्स्ट में उसने लिख दिया 8q, 8q, 8q ऑलवेज रिप्रेजेंट द, जो 8q है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट द इवन नंबर। ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा आपका इवन नंबर को। क्यों रिप्रेजेंट करेगा भाई? सोच के देखो, क्यू की जगह कोई भी आपने क्या डाल दिया, कोई भी नंबर डाल दिया, 8 इंटू क्यू कर रहे हो ना, कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पे नेचुरल नंबर। आप 1 डालोगे 8 बनेगा, 2 डालोगे 16 बनेगा, है ना? अब बोलोगे 5 डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई? आपका 40 बन जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा इससे वो सारा का सारा आंसर क्या रहेगा भाई? इवन नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा? इवन नंबर। तो इसमें से ना अगर उस इवन नंबर में, क्योंकि ये सारा की सारी कहानी ये बताना चाहता है कि ये यहाँ तक तो भाई इवन नंबर बना है। जब इवन नंबर में आपने 1 ऐड किया तो नंबर क्या बनेगा भाई? ऑड बनेगा। सोचो कोई इवन नंबर है आपके पास, 30 इवन नंबर है, 30 में एक ऐड कर दिया तो 31 बनेगा। 31 इज द ऑड नंबर, राइट? तो यहाँ पे अगर +3 करोगे तो ये भी क्या बनने वाला है मेरे पास? ऑड बनने वाला है। +6 करोगे तो क्या बनने वाला है? इवन बनने वाला है। +5 करोगे तब भी क्या बनेगा? ऑड बनेगा। इट मीन्स एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी एंड इन द फॉर्म। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन बनेगा भाई इसका, तो राइट बी ऑप्शन, बी की सी, अच्छा सी ऑप्शन बनेगा। इवन ना, ये तो सारे के सारे ऑड बन रहे थे, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, है ना? तो ये आ जाएगा करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये भी ऑड बना था, ये भी ऑड बना था, ये भी ऑड बना था, जो सी ऑप्शन था वो क्या बन गया था? इवन। तो लिखा था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर सी, 8q + 6, राइट? क्योंकि इससे इवन नंबर फॉर्म होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जो गिवन है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको ये भाई इसमें HCF दिया है, एक्स और वाई दो नंबर है, दोनों का HCF दे दिया 3, और दोनों का LCM भी दे दिया। दो नंबर हैं, कोई भी एक्स एंड वाई, दोनों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बोला है कि दो नंबर हैं, HCF ऑफ एक्स एंड वाई इज 3 एंड LCM ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 105। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। इफ द x प्लस वाई, साथ में इंफॉर्मेशन है कि जो दो नंबर है उनका एडिशन करके आंसर आता है 36। आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड 1/x + 1/y, ये आपको क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए? कहीं ना कहीं बच्चे, अगर LCM दिया है, HCF दिया है दो नंबर का, तो आई थिंक दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दिया है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज करवाई थी, मैंने लिखा था LCM ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ सेम 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमेशा क्या होता है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसको प्रूव भी किया था हमने एक एग्जांपल लेके, अगर आप पिछला वाला लेक्चर देख चुके हो तो। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, HCF पता है, LCM पता है, मैंने कहा दो चीज तो पता है, तीसरी चीज एक और भाई गिफ्ट में पता है। क्या है गिफ्ट में पता? कि x इंटू वाई भी पता है, क्या आएगा? 3 इंटू 105 आएगा, ये भी हमें पता है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो LCM लेना आना चाहिए भाई। एक्स वाई LCM आ जाएगा, ऊपर आएगा y प्लस एक्स। क्या मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है? हाँ गिवन है भाई। x प्लस वाई पता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 36 आ जाएगी। साथ में बात करें एक्स वाई की, एक्स वाई दिया नहीं है पर LCM HCF दिया है एक्स वाई का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे बना के बताया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 105। इतना क्लियर है क्या? यही कंसेप्ट यूज किया
कि एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का ऑलवेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द दोज टू नंबर्स। अब आगे जाके अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये देखो कट भी जाएगा भाई, 12 से कटा। आई थिंक ये भी आपका कटना चाहिए 3 से, तो आंसर आना चाहिए भाई 4/35। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इजी है, थोड़ा इजी से हम शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनाएंगे। पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रियल नंबर से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो उठाए हैं मैंने आपके 10th के कंसेप्ट से उठाए हैं, कुछ आपके 9th के कंसेप्ट से उठाए हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता इससे नीचे का कोई कंसेप्ट आने वाला है आपको, राइट। और इससे अबव भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम का लेवल बच्चे 10th ग्रेड का है तो 10th ग्रेड तक ही आएगा। इससे ज़्यादा हमें ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना लेवल आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो खुद से। अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, आपको ये पता होना चाहिए भाई 0.5 बार और -0.49 बार। अच्छा, माइनस तो बाद में करते हैं, पहले इन दोनों का आपको ना फ्रैक्शनल फॉर्म बनाने आनी चाहिए ना, आती है ना फ्रैक्शन फॉर्म बनाना, रैशनल फॉर्म में चेंज करना, PYQ फॉर्म में चेंज करना। तो ऑलरेडी मैंने इसके शॉर्टकट बताए थे आपको कि 0.5 बार हो, यानी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, 0, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में ओनली बार होना चाहिए ऊपर। तो बार होगा तो आंसर आएगा भाई 5/9, ये इसका आंसर है। इसका आंसर बनेगा आपका 49/99, जितने बार उतने ही 99, उतने ही 99। क्लियर है इतना मामला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, यानी 5/9 -49/99 एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का एक और इजी तरीका है, मैं क्या करता हूँ कि आपके डिनोमिनेटर सेम बना लेता हूँ, एलसीएम सेम आएगा, डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 99 है, तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। पर ये बन जाएगा आपके पास 55/99, और ये बन जाएगा आपके पास 49/99, ये बन जाएगा। अच्छा, ये बन गया तो इजी हो गया क्वेश्चन, डिनोमिनेटर क्या आ गया दोनों का सेम, तो 99 उसका क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा, 99 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 54 - 49, और ये ऊपर जाके कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास 55 है, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 55 था, तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है आपके पास 55, तो यहाँ पे आएगा 55 - 49 डिवाइड बाई 99। अच्छा, जैसे आप माइनस करोगे आप देखोगे डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 6 का, 6/99, तो 6/99 आपका आंसर बना। अब 6/99 को लिखना कैसे पड़ेगा आपको, अगेन बार में लिखना पड़ेगा, तो उसका जो बार वाला रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा 0.06 बार, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 06/99, जिसका मतलब 0 अगर पहले लगा है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है भाई, 6/99 लिखा है, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा भाई, फाइनल आंसर, राइट। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है, ठीक है। एक बार आपका सिलेबस अगर हम ऐसे ख़त्म कर देते हैं जल्दी जल्दी, तो उसके बाद आपके कुछ लाइव लेक्चर्स भी हम ले सकते हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगी, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ही रहेंगे। तो उसमें हम कोशिश करेंगे आपके आपको और ज़्यादा उसमें क्या करवाया जाए, परफेक्शन करवाई जाए। पर अभी के अकॉर्डिंग आपका एक बार सिलेबस खत्म होने दीजिए, और सिलेबस कैसे खत्म होगा भाई, एक लेक्चर आपका डिस्क्रिप्टिव, एक लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से हम सिलेबस पहले खत्म करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो भी MCQ सेशन होगा जिसमें कंबाइंड टॉपिक होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, वैसा भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यस, हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, आप दो नंबर हैं आपके पास, दो नहीं सॉरी 3 नंबर हैं। फर्स्ट नंबर को बोल दिया उन्होंने √11 प्लस √3, और जो सेकंड नंबर है वो है आपके पास √12 प्लस √2, और जो थर्ड नंबर है वो है √6 प्लस √4। ये है आपके पास नंबर्स। अब इसमें से बताना है कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। यहाँ पे टोटली उसका ऑर्डर लिखा है कि कौन सा नंबर बड़ा होने वाला, कौन सा नंबर छोटा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के पहले जो मायने हैं वो ये होने चाहिए कि √11 की वैल्यू क्या होगी। जब भी हमको कंपैरिजन है, प्रॉपर रिजल्ट तो नहीं पूछा है ना, तो कंपैरिजन ही तो पूछा है। तो कंपैरिजन पूछा है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू क्यों बताओगे भाई। इतना क्लियर है ना कि अगर मैं 9 लिखूं
और उसका स्क्वायर रूट पूछ लूँ, 9 का क्या पूछ लूँ, स्क्वायर रूट। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछूं तो आपका आंसर तो 3 आता है, आता है ना 3, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ बोल देता हूँ भाई 16, तो आपका आंसर आता है 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसके बीच में जितने भी स्क्वायर रूट होंगे, चाहे मैं अंडर रूट 10 की बात करूं या अंडर रूट 14 की बात करूं, अंडर रूट 15 की बात करूं, अंडर रूट 13 की बात करूं, उनका आंसर क्या आएगा, उनका आंसर आएगा भाई 3 पॉइंट समथिंग। ये एजम्पशन है, प्रॉपर मैंने निकाला नहीं, पर मैं गैस तो लगा सकता हूँ ना, गैस तो यही बोलता है इसका आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सपोज करो कभी कभार उसने ऐसा बोल दिया कि 25 का अंडर रूट बता दो, तो मैंने कहा अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब अंडर रूट 16 का आंसर 4, अंडर रूट 25 का आंसर 5, यानी इसके बीच में जो भी अंडर रूट आएगा, मानो कल को अंडर रूट 20 की बात चली जाए तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग में कितना आएगा ये प्रॉपर सॉल्व करके पता चलेगा, पर मैंने तो गैस लगाना है ना, मेरे को तो गैस लगाना है। पर इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इतनी तो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ अंडर रूट 11 का गैस लगाओ, तो अंडर रूट 11 का गैस यानी अंडर रूट 9 का आंसर पता है, अंडर रूट 16 का आंसर पता है, उसके बीच में ही क्या आएगा, अंडर रूट 11 आएगा। तो अंडर रूट 11 के गैस में आप ये बोल पाओगे कि आंसर आएगा भाई, इस चीज का आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग ना, समथिंग में कुछ भी आ सकता है, उसके ऊपर नहीं जाना है। अंडर रूट 3 का आंसर क्या आता है भाई, अंडर रूट 4 का पता है आपको, अंडर रूट 4 का 2, तो उस अंडर रूट 4 से छोटा है ना ये, तो अंडर रूट 4 से आंसर छोटा है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। पर मैं आगे चलूंगा तो इसमें भी आप यही तो बोलोगे मेरे को, इसमें भी आप सेम चीजें बोलोगे कि अंडर रूट 12 सर 3 पॉइंट समथिंग होगा, अंडर रूट 2 आपका पास 1 पॉइंट समथिंग होगा, सेम सेम आ गया, सेम आ गया। तो यहां से आप उसको क्या नहीं कर पाए भाई, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। अच्छा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो इससे आप ये समझ गए कि भाई ये वाला फंडा कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। पर कई क्वेश्चन में चल भी पड़ता है, कई क्वेश्चन में इजिली चलता है। अच्छा तो कैसे डील किया जाए, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लिखा है मैंने। अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू भी सही होगी भाई, 4 का स्क्वायर जो आंसर करेगा वो बड़ा होगा किससे भाई, 2 का स्क्वायर से, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर से, सही होगा ना ये वाली भी। यानी मैं इसको चेक करूं चाहे इसको चेक करूं, बात अगेन क्या है भाई, सेम टू सेम है। तो मैं क्या करूंगा कि ए बी सी को चेक ना करके किसको चेक करूंगा भाई, ए स्क्वायर को चेक करूंगा, बी स्क्वायर को चेक करूंगा, और साथ में सी स्क्वायर को चेक करूंगा। अगर इनको चेक करने की बात आती है तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं भाई, अगर इसका होल स्क्वायर बात करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ ओपन करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर जो आंसर करेगा 11, प्लस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आंसर करेगा 3, प्लस 2ab, 2ab के लिए आंसर बनेगा भाई 2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 3। इतनी सी बात समझ में आती है ना। सेम बी स्क्वायर भी के लिए भी करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 12, अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 2। सी स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 6 और साथ में अंडर रूट 4। अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, कांस्टेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं मल्टीप्लाई, 11 की पावर सेम 3 की पावर भी सेम पर बेस डिफरेंट। तो ऑलरेडी आपको मैंने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़ाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। यहाँ पे बनेगा 14 प्लस 2 अंडर रूट 33, 2 अंडर रूट 33। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14 प्लस, है ना 14 ही आएगा ना, ये आ जाएगा 14, ये भी आ जाएगा आपके पास 14, 14 प्लस 2 अंडर रूट 24, ये बन जाएगा। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आंसर बनना चाहिए आपके पास 10 प्लस 2 अंडर रूट 6। आई थिंक अब इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसमें तो आपको क्या आ रही थी भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं क्या नहीं चाहता था तुमसे 11 रूट 11 की प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलवाना चाहता हूँ, है ना। प्रॉपर वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा भाई, अगर आप प्रॉपर वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपका लेंथी बन जाएगा, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है हमने। इसके अकॉर्डिंग तो गैस कर पाओगे, सी स्क्वायर तो सबसे क्या बन गया, छोटा, क्योंकि 14 14 तो दोनों में है, यहाँ पे 10 है तो 10 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 14 14 क्या बन जाएंगे, ग्रेटेस्ट, तो ये सबसे क्या बनेगा भाई, स्मॉलेस्ट बनेगा। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया ये सबसे क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। अच्छा बात करते हैं इसकी, ये 14 है, 14 है, 14 तो कुछ डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये। अच्छा दोनों में 2 2 भी है, 2 भी डिसाइड नहीं करेगा,
अब डिसाइड करेगा 33 एंड 24, तो 33 का क्या बनेगा आंसर? अगर आप 36 का बोलते हो तो 36 का क्या आ जाता है? 36 का तो नहीं आता, पर इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो 49 का अंडर रूट आपको पता है, 49 का क्या आता है? 7 आता है। अच्छा 36 का भी आपको पता है, 36 का क्या आता है भाई? 6 आता है। यही तो बातें। 33 है, उसके पीछे किसका आता है भाई? अंडर रूट 25 का आता है। कितना आता है? 5 आता है। तो अंडर रूट 25 अंडर रूट 36 के बीच में अंडर रूट 33 बैठा होगा, यानी अंडर रूट 333 का जो आंसर बनेगा वो कितना बनना चाहिए आपका? 5 पॉइंट समथिंग। यानी इसमें आप 5 पॉइंट समथिंग क्या कर रहे होंगे? मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसके साथ भाई? 2 के साथ। नेक्स्ट 24 की बात करूं, 24 आता है 25 से पीछे, पीछे आता है ना? पीछे आता है तो इसका आंसर बनना चाहिए भाई 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। तो यहां से चीजें डिसाइड होगी, यहां से चीजें डिसाइड होगी। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन, फिर आएगी बारी बी स्क्वायर की, उसके बाद बारी आएगी भाई सी स्क्वायर की। अगर ये स्क्वायर में वैलिड है तो भाई सिंगल सिंगल भी वैलिड होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन सी। तो ये भी बोला जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा बनना चाहिए आपका? बी ऑप्शन बनना चाहिए। कौन सा बनना चाहिए? बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, करने का तरीका थोड़ा सा जाने। अगर इजीली डिफरेंशिएट हो जाएं तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अगर इजीली डिफरेंशिएट ना हो तो फिर स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। 5th क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लिखा है भाई एच सी एफ ऑफ 24 एंड 80, एच सी एफ ऑफ 24 एंड 80 की वैल्यू दी है एल, यानी एल क्या होगा? एल की वैल्यू होगी भाई एच सी एफ ऑफ, एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एच सी एफ ऑफ 24 एंड 80। 24 और 80 का एच सी एफ निकालोगे तो वही किसकी वैल्यू बनेगी? मेरी एल की। और मेरी एक इक्वेशन दी है, लिखा है एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है, वट वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एल की जगह तो आप डाल दोगे, क्या डाल दोगे भाई? एच सी एफ ऑफ 24 एंड 80, वो निकालना आपको सिखाया है। 24 80 का आपको एलसीएम निकालना आता है। अगर आपने एलसीएम की जगह यहाँ पे नंबर डाल दिया, वो जो एच सी एफ आएगा आपका, एच सी एफ आएगा वो आपको एल की जगह पुट करना है। तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई वाली। और एक्स और वाई कहाँ से आपने पुट करके देखने हैं भाई? ऑप्शन से। यहाँ से आपको ऑप्शन की हेल्प लेके हर एक ऑप्शन को फिट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन वहां पे क्या फिट बैठता है। फिट बैठने का मतलब जिसको भरने से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाए? राइट हैंड साइड, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पहले तो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ निकालने का मेथड भी सिखाया था मैंने। 2480 है, बड़ा नंबर अंदर रखिए, 24 यहाँ पे रखिए, है ना? और फिर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो, तो 24 इंटू 3 से चेक करो तो ये आ जाएगा आपके पास 12, और ये आ जाएगा 672। 72 यहाँ पे 3 से गया भाई, यहाँ पे कितना आ गया? 72। 72 आ गया। अब इसमें जैसे आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को फिर से डिवाइड करना है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे लिख लो ऐसे। तो अब 3 से कंप्लीट जाएगा ना, और जैसे ही कंप्लीट किया तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो भी उसके पीछे बैठा होगा वही उसका क्या होगा भाई? एच सी एफ होगा। यानी एच सी एफ क्या आएगा? 8 आएगा। ये भी मेथड आपको करवाया था। अगर आपको ये मेथड यूज करना नहीं आता तो आपको ये पता होना चाहिए 24 को लिख देते हैं भाई किस में? प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर 80 को लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में देखोगे फिर एच सी एफ है, और एच सी एफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पे नहीं जाना है, फैक्टर पे जाना है। फैक्टर तो छोटे छोटे होते हैं ना, तो कॉमन में जो छोटी छोटी पावर है उनको क्या कर लेना है? इकट्ठा कर लेना है, कॉमन वाली छोटी छोटी पावर, राइट? तो वैसे भी करोगे तब भी आंसर आपका कितना आएगा भाई? 8 ही आएगा। मैं डायरेक्ट चलता हूँ, मेरी इक्वेशन बन गई भाई 24x प्लस 80y इज इक्वल टू 8। अब x और y की ऐसी वैल्यू पुट करके बताओ जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने के लिए ना फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया जाए। अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया जाए तो यहाँ पे 3 डालोगे, वहां पे क्या डालोगे भाई? 1 डालोगे। तो x की जगह 3 डालने का मतलब है यहाँ पे 24 में फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना हो वाला हूँ भाई। 24 इंटू 3 कर दिया प्लस 80 इंटू -1 कर दिया इज इक्वल टू 8। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करके देखोगे तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 72 बना। तो 72 माइनस 80 इज इक्वल टू 8। ये तो माइनस में आंसर करने वाला है, 72 माइनस 80।
आंसर कितना आएगा, -8 इज इक्वल टू 8। ये सेटिस्फाई नहीं किया भाई, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन पे चलो, अगेन -3 और 1 डाला। -3 और 1 डालने से फर्क कहाँ पे पड़ेगा, -3 यहाँ पे डालोगे तो ये बन जाएगा -72, और ये +1 यहाँ पे डालोगे तो +80 बन जाएगा, इज इक्वल टू 8। सॉल्व करोगे तो आंसर फिर माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आएगा विगर टर्म का। विगर टर्म का मतलब 8 इज इक्वल टू 8। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई हो गया भाई, बी। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो गया, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप पढ़ते चलोगे, कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे ऐड ऑन करते चलोगे, है ना। क्योंकि बोर्ड में ऐसा होता है कि इस टाइप की अप्रोचेस के क्वेश्चन नहीं आते, तो वहाँ पे सिंपल आपकी बुक वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो परफेक्शन आ जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, और एक्चुअल में उनको करने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। अगेन बच्चे, मैथ्स में सेम क्वेश्चन लाना मतलब अगर आप बोलोगे कि जो मैं करवाऊंगा वो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके चलने हैं। हर क्वेश्चन के पीछे जो रीज़न है, ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया, इसको हम कितने तरीकों से कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, जब ये वाली चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी ना, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी नया क्वेश्चन बना पाओगे, और नया क्वेश्चन बनाओगे तभी तो सिलेक्ट हो पाओगे ना। अगर पुराने क्वेश्चन मैं बोलूँगा इन्हीं क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इन्हीं क्वेश्चन से कंसेप्ट स्ट्रांग कर लो, उसके बाद 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाओ। और क्वेश्चन तो भाई इनफाइनाइट है ना, जब ढूंढते रहोगे हर बार आपको नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ टाइप्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा मैथ्स में। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करें। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। HCF पूछा है भाई और LCM पूछा है, और दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट। तो पहले LCM भी निकालो, HCF भी निकालो, फिर दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट। अब देखो, अगर अकेला LCM पूछा जाता तो मैं ये वाला मेथड यूज कर लेता, ऐसे वाला, है ना, कर लेता। और अगर अकेला HCF पूछा जाता तो शायद मैं डिवीजन वाला भी कर लेता, पर आप बोलोगे कि डिवीजन 2 में सिखाया है, 3 में सिखाया नहीं है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, किन्हीं भी दो नंबर को पकड़ लो, इनको पकड़ लो, पहले इनका 108 और 84 कर लो। जो भी इसका HCF आएगा, उस HCF को 80 के साथ फिर सेम काम कर लेना, तो फाइनल आपका HCF आ जाएगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को दोनों निकालने हैं तो डबल मेहनत क्यों करनी, डबल मेहनत क्यों करनी, मैं एक बारी ही में ही क्या कर लेता हूँ, दोनों सॉल्व करवा देता हूँ। और दोनों इकट्ठा सॉल्व करने के लिए इकलौता वो बेसिक मेथड है, जहाँ पे आप 60 के प्राइम फैक्टर लिखोगे, नीचे 84 के लिखोगे, फिर 108 के लिखोगे, फिर वहाँ से HCF भी आता है, LCM भी आता है। जैसे आप जो स्मॉलेस्ट पावर है, अगर उसको डील कर लेते हो तो क्या बनता है, HCF बनता है। अगर आप हाईएस्ट पावर को डील कर देते हो तो क्या बनता है आपके पास, LCM बनता है। ऐसा होता है, राइट। तो इस तरीके से हम ये वाली चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, 60 के प्राइम फैक्टर लिखने वाला हूँ, साथ में 84 के लिखने वाला हूँ, और साथ में 108, इन तीनों के प्राइम फैक्टर लिखने वाला हूँ। 60 की बात करें तो 60 के लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। 60 के प्राइम फैक्टर जो भी बनेंगे, 30 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 15 आ जाएगा, 3 से जाएगा तो 5, 5 से जाएगा तो 1। ये सबको आने चाहिए ना, बेसिक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 60 को, तो आंसर आएगा भाई 2 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 1। ये बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर। सेकंड 84 पे चलते हैं। तो 84 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 से, अगेन 2 से, फिर 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। तो आंसर आने वाला है मेरे पास 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। इसका भी हो गया अभी सॉल्व। 108 को सॉल्व करते हैं। अगेन आप 108 को सॉल्व करोगे, 108 को सॉल्व करने से आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 9 3 एंड 1। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3। ये बन गया आपके सारे के सारे प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर बन गए तो LCM HCF बनाया जा सकता है। LCM नाम से इंडिकेट होता है, लिस्ट पे नहीं जाना। मैंने अगेन बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। तो जो भी बड़ी पावर है वो सारी आपने लिख लेनी है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं देखना होता, है ना।
लीस्ट एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं देखना होता, जो भी बड़ी पावर है चुपचाप लिख लो। एचसीएफ में कॉमन देखना होता है कि कॉमन भी होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं 60, 84 और 108, इन तीनों के एलसीएम की बात करूं तो मैंने बोला हाईएस्ट पावर लिखते चलो, तो 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 2। अच्छा 3 रेज़ टू पावर हाईएस्ट कितनी गई है भाई 3। और अगर मैं बात करूं भाई 5 रेज़ टू पावर हाईएस्ट कितनी गई है, इसमें कॉमन नहीं है पर हमें कॉमन नहीं देखना होता, एलसीएम में 5 आ जाएगी और साथ में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम बनेगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं 60, 84, 108, अगर इसके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में हमने स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है और कॉमन भी होनी चाहिए, 2 नंबर है दोनों में कॉमन होनी चाहिए, 3 नंबर है तीनों में कॉमन। तो देखो अगर मैं 2 की बात करूं, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2 2 2, तो सब में कॉमन थी तो 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया। 3 की लोएस्ट पावर क्या थी 1 1 और यहाँ पे 3, तो आएगा लोएस्ट पावर 3 रेज़ टू पावर 1। बाकी 5 की लोएस्ट पावर 1 तो है पर 5 कॉमन नहीं है, वैसे ही सेम आपका 7 भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आपके रिजल्ट बन जाएंगे। अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा, एचसीएफ की बात करूंगा, तो अच्छा एचसीएफ का रिजल्ट तो तैयार हो गया मेरे पास, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 आपके पास आंसर कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो एचसीएफ का रिजल्ट तैयार हो गया, एलसीएम का रिजल्ट तैयार करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है भाई, ये 5 है और ये 4 है, ये 5 और 4 आपस में क्योंकि 2 2 4 होते हैं ना, 20 बनेगा, 20 इंटू 7 आपस में 140 बनेगा, और 140 और ये आ जाएगा आपके पास 27, ये मल्टीप्लाई कर लो 140 इंटू 27, तो 27 इंटू 14 कर लेना, लास्ट में 0 लगा देना, तो ये आ जाएगा आपके पास 28, 8 और 10, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 8 7 3 और साथ में 0, तो ये बनेगा 3780। अब दोनों का क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट बताना है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो यहाँ से बन जाना चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ पे आएगा आपके पास 3780 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आएगा बाई 12। अगर मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, अच्छा मैं सीधा 0 को नहीं करता हूँ, 0 लास्ट में लगा दूंगा, 378 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं, 0 लास्ट में ऐड ऑन कर देंगे, तो याद आएगा आपके पास 8 2 16 और याद आएगा 15 और याद आएगा आपके पास 7, याद आएगा 8 7 3, सॉल्व करोगे 6 13 और यह आ जाएगा 4, ये आएगा 45360, तो फाइनल जो आंसर है वो आना चाहिए 4536 और साथ में 0 है ऑप्शन में क्या, 45360, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी पर था सिंपल, तो कंसेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए इसमें, राइट। तो ये भी आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, 7th क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में हर एक टाइप मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा है p की वैल्यू, p की जगह लिखा है भाई एक्स स्क्र इंटू बाई क्यूब, और q की वैल्यू लिखा है एक्स वाई स्क्र, राइट। और पूछा क्या है, p एंड q आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई क्यूब और q इज इक्वल टू एक्स बाई स्क्र, वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, x और y प्राइम नंबर्स होंगे, यानी x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये जस्ट लाइक ऐसे हैं 2 3 5 7, जैसे ऑलरेडी हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। आपको HCF पूछा है P एंड Q का, अगर HCF पूछा जाए P और Q का, तो मैंने तो करवाया था आपको ये वाला कंसेप्ट कि ये दोनों में कॉमन भी देखना है और HCF का मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब लोएस्ट, लोएस्ट भी देखना है। तो आप लोएस्ट की बात करोगे x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर क्या आएगी 1 आएगी, यहाँ पे बाई 2 बाई 3, तो आंसर आएगा बाई 2, तो फाइनल आंसर बनेगा एक्स वाई स्क्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया इतना, इजी क्वेश्चन था ये, पिछले कंसेप्ट के ऊपर ही एक ऑलरेडी आपका एक और क्वेश्चन आ गया पिछला कंसेप्ट के ऊपर, सेम टू सेम। अच्छा भाई आगे चलते हैं, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन, इसको भी डील कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
अच्छा, नई चीजों में सबसे पहली चीज आपको ये सीखने को मिली, ये जो एलसीएम है यहाँ तक तो सही है, ये जीसीडी क्या है, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब एचसीएफ ही होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या हाईएस्ट कॉमन क्या बोलो भाई, फैक्टर बोलो, बात क्या है, सेम, एग्जैक्टली सेम है भाई, कुछ भी अलग नहीं है, नाम अलग अलग है बस। तो पहले तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो जो चीजें गिवन है एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। आपको लिखा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, अच्छा दो नंबर पता है क्या, नहीं है पता, तो मैं बोल रहा हूँ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर, उसमें से एक नंबर, बल्कि उन्होंने बोला भी है कि वन नंबर इज 80, पर मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको मैं एचसीएफ ही बोल रहा हूँ भाई ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बल्कि एक ही बात है, अगर आप ये लिख दोगे ना GCD तब भी एक ही बात है। तो ये गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। सेकंड क्या है, द सम ऑफ द एलसीएम, एलसीएम अगर मैं इन दोनों नंबर का लेता हूं और उसका सम कर देता हूं जीसीडी के साथ यानी एचसीएफ के साथ, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, तो आंसर कितना आता है मेरा 600 आता है। एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन, और एक ये है कि वन नंबर, इनमें से एक नंबर आपके पास दिया है भाई 80, तो फाइंड अदर, जो दूसरा नंबर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब सोचते हैं कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। अगर मैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलता हूँ कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, इसका मतलब जो भी एचसीएफ होगा, जो भी आपका एचसीएफ होगा, एलसीएम क्या बन जाएगा उसका, 14 मल्टीप्लाई बाई बन जाएगा। तो इस वाले एजम्पशन को अगर मैं देखूं, ये जो आपको दिया है उसने एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, इसका मतलब अगर मैं एचसीएफ कुछ एज्यूम कर लूं तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, लेट एचसीएफ को एज्यूम कर लेते हैं भाई एक्स, एचसीएफ को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, किसका एचसीएफ, जो भी दो नंबर आपने एज्यूम किए हैं उसका एचसीएफ मैंने मान लिया एक्स। तो देयरफॉर अगर एचसीएफ एक्स होगा तो उसका एलसीएम क्या बनेगा, 14 टाइम्स बनेगा, तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14x, ऐसा ही बनेगा कुछ। अगर ये चीजें आ गई तो शायद आप यहाँ पे आ जाओगे सेकंड इन्फॉर्मेशन पे, आप बोलोगे एलसीएम क्या आएगा फिर ए बी का, मैंने कहा भाई 14x आएगा। आप बोलोगे भाई एचसीएफ क्या आएगा फिर ए बी का, मैंने कहा भाई x आएगा। इसको आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी हम चल सकते हैं। अभी के अकॉर्डिंग मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सेकंड वाले को, एलसीएम ए बी, एलसीएम ए बी मैंने अभी अभी प्रिडिक्ट किया था, एचसीएफ को x माना, एलसीएम क्या बन गया 14x, तो एलसीएम ए बी आएगा 14x प्लस एच सी एफ ए बी कितना आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 600। इसको सॉल्व करोगे तो 15x इज इक्वल टू 600 आएगा, x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 15, 5 से कट कर दो, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 120, और ये आ जाएगा आपके पास 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 40, x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 40। अगर x 40 आ गया तो शायद आगे की कहानी बन गई, यानी आपके पास एचसीएफ की वैल्यू भी आ गई, एलसीएम की वैल्यू भी आ गई ना। तो लिखा है कि एक नंबर तो आपके पास पता है, दूसरा नंबर बताओ, यानी आपको पास ना दो नंबर का एचसीएफ भी आ गया, दो नंबर का एलसीएम भी आ गया ना, क्योंकि एचसीएफ क्या आएगा 40, एलसीएम क्या आएगा 14 इंटू 40, यही आएगा। और इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसमें से एक नंबर 80 है, एक आप एज्यूम कर लोगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये वाला फंडा लगा देता हूँ कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर यानी ए इंटू बी। सेम कंसेप्ट अप्लाई करोगे, एचसीएफ की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, एक्स नहीं लिखोगे, अब एक्स की वैल्यू पता है आपको 40, एलसीएम की वैल्यू 14x नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 14 इंटू 40। दो नंबर में कोई भी एक नंबर आप एज्यूम कर लो, वन ऑफ द नंबर इज 80, तो a की वैल्यू अगर 80 मानोगे तो v की वैल्यू आपकी यहाँ से बन जाएगी, इजी बन जाएगी। बस आपको कट करना पड़ेगा, 80 नीचे आएगा तो मतलब 0 से 0 आप कट कर सकते हो, 4 से इसको उठाओगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 से इसको उठाओगे तो आपके पास 2 7 ज़ा 14, तो ये आंसर बन जाएगा 280। किसकी वैल्यू भाई, बी की वो फाइनल वैल्यू आने वाली है 280, 280 इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर आएगा इसका, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अलग उसको घुमाया गया है क्वेश्चन को ना, कंसेप्ट सेम है पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है, राइट। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, क्योंकि अभी काफ़ी क्वेश्चन रिमेनिंग है हमारे पास, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, LCM of the two number is 1200, which of the following is cannot be their HCF। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये सीखा था कि HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। सीखा था क्या कि HCF LCM का फैक्टर होगा, यानी अगर कोई भी दो नंबर है, अगर उनका मैं LCM लेता हूं और उन्हीं दो नंबर का HCF लेता हूं, तो वो फैक्टर होने का मतलब है ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ये क्या होंगे भाई, डिविजिबल होंगे, तभी उसको क्या बोलोगे आप, उसका फैक्टर, यानी HCF तभी LCM के उसका बनेगा। अगर LCM कोई भी दो नंबर है उनका LCM दिया है, तो उसका HCF उस LCM का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये लिखवाया था मैंने ना, नोट करके लिखवाया था कि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। जिसका मतलब ये तीन चार ऑप्शन किसके दिए होंगे भाई, HCF के दिए होंगे। LCM तो आपके पास ये दिया है, ये चार के चार ऑप्शन किसके दिए होंगे, HCF। अब बोला है कि इसमें से कौन सा उसका HCF नहीं बनेगा। दो नंबर है आपके पास, कोई भी दो नंबर, दोनों का LCM दे दिया, दोनों का HCF बोला है, कौन सा नहीं बनेगा। तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, LCM डिवाइडेड बाई HCF करोगे, जो डिविजिबल हुआ, अगर डिविजिबल हुआ तो वो क्या बनेगा उसका भाई, ये बन जाएगा आपका फैक्टर। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो उसको क्या बोल देना, रॉन्ग। तो इसको अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो 1200 डिवाइड बाई 600 डिविजिबल है, हाँ जी है, कंप्लीट कटेगा, देखो ये कट गया, ये 2 टाइम्स कंप्लीट कटा। 500 की बात करें तो 1200 डिवाइड बाई 500 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 5 से 12 डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, बाकी 400 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 200 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी 500 इसका आंसर आएगा, राइट। और आगे चलते हैं भाई, 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में सोचें थोड़ा सा। कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें ना आपने ये सोचना होता है कि आपका आंसर बड़ा बनने वाला है कि छोटा बनने वाला है। अब अगर आपका आंसर बड़ा बनने वाला है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सोचोगे, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर आपका आंसर बड़ा बनने वाला है तो LCM करना है, आपका आंसर छोटा बनने वाला है तो क्या करना है भाई, HCF, क्योंकि LCM का आंसर बड़ा आता है, HCF का आंसर क्या आता है, छोटा आता है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। वैभव एक हमारे पास पर्सन है, टेक्स 24 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, मानो एक वैभव है ना, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, वैभव है, वो कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है कितने में भाई, 24 मिनट में। कितने में, 24 मिनट में, ये बोलना चाहता है। और एक सर्कुलर पाथ है, उसको ऐसे वो कंप्लीट करता है, भागता है इसके ऊपर। वो जो रोहन है, रोहन भी सेम भागना शुरू करता है, पर रोहन क्या करता है ना, रोहन यहाँ से चलता है और ऐसे कंप्लीट कर लेता है, पर उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है भाई, 18 मिनट लगता है। यानी वैभव को 24 मिनट्स, रोहन को 18 मिनट्स। आगे जाके बोला है उन्होंने कि सपोज बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करें, एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। अब देखो पहले तो ये भागना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं लीड में कौन होगा, वैभव होगा। वैभव सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, पर वो आगे चला जाएगा। सेम आप देखोगे कि फिर रोहन उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा, पर होगा क्या है ना, वैभव थोड़ा सा आगे चला जाएगा। पर ऐसा होगा कि जैसे वो घूमते जाएंगे तो बहुत बार चक्कर लगाने के बाद ऐसा होगा, वैभव की स्पीड तो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वैभव एक बार एक्स्ट्रा चक्कर लगा लेगा, और बहुत चक्कर उसको काटने पड़ेंगे उसके लिए। और फिर तुम ऐसा देखोगे कि यहाँ पे दोनों के दोनों एक बार फिर से क्या करेंगे भाई, मीट करेंगे, जहाँ पे वैभव के चक्कर थोड़े से ज्यादा हो गए होंगे, और जो ये आपके पास आर से क्या था भाई, रोहन था, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, उसके पीछे, मतलब उसके कम चक्कर होंगे, पर वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपस में मिलेंगे। तो मेरे को बताना था कि टाइम कितना लगेगा। अच्छा पहले तो 24 मिनट 18 मिनट। अच्छा जब ये पूरा का पूरा खेल चलेगा और जब उसको फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, 18 या 24, 18 और 24 से कम होना चाहिए कि ज़्यादा लगना चाहिए, खुद सोचो ना। 18 और 24 से कम टाइम लगना चाहिए कि ज़्यादा लगना चाहिए। अब जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा।
और टाइम ज़्यादा लगेगा, निकालना क्या पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, आप 24 एंड 18 का एलसीएम निकालना है इसमें, 24 एंड 18 का एलसीएम। पर बहुत बार पढ़ने के बाद आपको यही समझ नहीं आता कि एलसीएम निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपको क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अच्छे सोच पाओगे, तो आपको ये समझ आता है कि टाइम क्या लगेगा, जब भी उनको फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा उसके लिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा तो एलसीएम ले लो। अच्छा 2 से जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। 9 आने के बाद अगेन 2 से, फिर आपका बस 3 से, अच्छा फिर से आपके पास 2 से चला गया एक बार, फिर से आपके पास 3 से चला जाएगा एक बार। तो ये जो आपका होगा वो आंसर बनेगा। अगर इसको सॉल्व करूँ, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 इंटू 9 है ना, 72 मिनट्स लगेंगे भाई। 72 मिनट्स का मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। हो सकता है आपको मिनट्स में ना बोल के सेकंड्स में पूछ ले, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मिनट और सेकंड का जो कन्वर्जन है वो आना चाहिए। तो कई बार ऑप्शन में ऐसा भी होता है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आर में पूछ ले तो मिनट और आर का कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एलसीएम पूछा है भाई इनका, आई थिंक सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 60, 84, 108, 60, 84 एंड 108 देखना पड़ेगा। यस ये वाला जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हमने ऑलरेडी पहले उसका HCF एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा था। एलसीएम हमने निकाला था कितना भाई, 3780। तो एलसीएम निकाला है 3780। सेम ऐसे ही आप कर लोगे, 3780 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा आपके लिए टास्क ये है, इसको आप इस वाले मेथड से करना है ऐसे, ताकि आपकी थोड़ी सी क्या हो जाए भाई, प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे 60, फिर 84, फिर 108 और ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करना। आपका आंसर भाई ए ही आना चाहिए, सेम आंसर आता है ना दोनों में, ए आना चाहिए। तो देखना एक बार करके, फिर देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये वाली वैरायटी भी आपको करवाई थी। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं भाई 2.4178। ध्यान रखें बार ओनली 178 के ऊपर है, बार ओनली 178 के ऊपर है। तो कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, आपको तो शॉर्टकट सिर्फ एक चीज के लिए पता है ना, कि अगर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं सॉरी, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो हो और डेसिमल के राइट हैंड साइड में आपकी कंप्लीट क्या हो भाई, बार वाली आइटम, तो चीजें बन जाती हैं। यानी यहाँ पे परेशानी क्या आ रही है, ये जो डेसिमल है ये कहाँ पे होना चाहिए भाई, 24 के बाद, तब चीजें शायद इजी हो जाती। फिर मैं 24 प्लस 0.178 बार कर देता। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को वैसे हम मॉडिफाई कर लें, इसको यहाँ खिसकाने के लिए इस पूरे क्वेश्चन को क्या एज्यूम कर लेते हैं, बाई वाई एज्यूम करेंगे, और यहाँ से 10y यानी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 24.178 बार आएगा, ऐसे ही होगा कुछ। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, इसको बोल सकते हो आप 24 प्लस 0.178 बार। और आई थिंक इसको निकालना आपको आता है भाई, 24 एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 178 अपॉन 999, है ना। ऑलरेडी आपको ये ट्रिक मैंने सिखाई है, कैसे आई है कैसे नहीं आई है उसके ऊपर नहीं जाना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना हमने ना, 9th में किया भी होगा आपने। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके आपको क्या करना पड़ेगा भाई, नीचे तो 999 ही आएगा, ऊपर आएगा 24 इंटू 999, और फिर प्लस क्या करना पड़ेगा 178, और यहाँ पे आ जाएगा 10y। अब मैं बोलूँगा इनको भाई मल्टीप्लाई करो। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी है, जो आपने बचपन में किया होगा, 24 इंटू 999 नहीं करता, हम क्या करेंगे भाई 24 इंटू 1000 माइनस 1, ईजी बन जाएगा 24,000 माइनस 24। तो आप 24,000 में से 24 क्या कर देना भाई माइनस, तभी सेम रिजल्ट आएगा। जैसे आप माइनस करोगे यहाँ पे 3, 10, 0 या 9, यहाँ पे 10, 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बन जाएगा 7, यहाँ पे 9, 3, 2, तो 2399 या 76, 23976। अगर ये बन गया आपका ये वाले आइटम, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 178 आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे 178 ऐड करोगे, 14, 15, 11, यानी ये बनने वाला है आपके पास। तो फाइनल जो बनेगा वो बनेगा भाई 24154। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, डिवाइड बाई क्या है आपके पास 999, पर ये किसकी वैल्यू चली है भाई 10y की, 10y की वैल्यू चली। अच्छा आपको तो y निकालना है,
तो y निकालना है तो 10 को भी नीचे शिफ्ट करो, तो आंसर आएगा 24154 डिवाइड बाई 9990। अब ऑप्शन मैच करो। अगर ऑप्शन मैच नहीं होते तो शायद आपको इसको ना कट भी करना पड़ेगा, 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 से कट कर लो। 2 4 ज़ा 8, 18, अगेन 18, यहाँ पे 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1 है तो 0 लगाना पड़ेगा, 14, 7, अगेन 7। तो फाइनल आंसर बनना चाहिए भाई आपके पास 10277 अपॉन 4995। मैच करना 102 अपॉन 4995। ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। 13 क्वेश्चन हुए हैं अभी, है ना, 13 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। आपके कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है? 7 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी इजी क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर, कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लो, उनका एचसीएफ, एचसीएम पूछा है ना, एलसीएम पूछा है, एलसीएम बता दो। दो को प्राइम नंबर उनका एलसीएम। तो आपको अगर ये चीजें समझ नहीं आती ना अभी, तो दो को प्राइम नंबर कोई भी एज्यूम कर लो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जो आपस में डिवाइड ना हो, ये तो बताया था, आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, जिनका कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, विद 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। कोई भी नंबर ले लो। मैं बोलते हूँ छोटे नंबर लेते हैं ना, हमने तो एज्यूम ही करना है, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, दोनों क्या है भाई, कोई डिविजिबल नहीं होते। अगर 2 और 3 है आपस में, तो इनका अगर मैं कभी एलसीएम पूछ लूँ तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 यानी 6 ही तो आएगा। कोई और ले लो, अगर तुम्हें अभी परेशानी हो रही है कोई और ले लो। मैं बोलता हूँ 5 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं भाई 13, 5 13, है ना, आपस में नहीं करते, यानी ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो दोनों का एलसीएम अगर पूछ ले कोई, एलसीएम ऑफ 5 इंटू 13, तो 5 और 13 का एलसीएम पूछेगा, तो अगर आप इस मेथड से भी निकालोगे तब भी पहले 5 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, तो आंसर आएगा 5 इंटू 13। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 13। अच्छा, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स मैंने ऐसे एज्यूम करके बता दिया आपको, एक्स एंड वाई, तो उनका एलसीएम क्या आएगा? उनका जो एलसीएम है वो आने चाहिए आपके पास एक्स और वाई। अगर वो को प्राइम होंगे तो आंसर आएगा एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? सी, है ना। इजी था, इजी था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पर ये ध्यान रखना बोला क्या जाएगा, अगर वो को प्राइम बोलेगा तभी पॉसिबल है ना ये वाली चीजें। तो को प्राइम की एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग उसका एलसीएम क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। तो 14 क्वेश्चन भी हो गया। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, 15 क्वेश्चन। अच्छा, बनाने की कोशिश करो। अच्छा, पहले सोचो एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा, एक बार देखो कि इफ टू वेल्स जो आपके पास ना 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद क्या करती हैं भाई, रिंग करती हैं। मानो कोई दो मैंने अलग अलग यहाँ पे क्या लगा दी भाई, बेल्स लगा दी। एक बेल ना 45 सेकंड के बाद एक बार बीप करती है, एक बेल 60 सेकंड के बाद बीप करती है। तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू वॉल्स टॉल टुगेदर, वो दोनों एक साथ फिर से 3 मिनट के बाद रिंग करेंगी। अगर 3 मिनट के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक साथ रिंग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। अच्छा, पहले तो पहले तो आपका 45 सेकंड में और दूसरी वाली 60 सेकंड में एक बार फिर से बीप इकट्ठा करने के लिए उनको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि दोनों बॉल्स नहीं, सॉरी, दोनों वेल्स आपकी किस टाइम के बाद फिर से इकट्ठा रिंग करेंगी। तो 45 और 60 का क्या कर दो भाई, एलसीएम कर दो। दोनों का एलसीएम लोगे पहले तो 2 से, फिर 3 से करोगे, फिर से 3 से एक बार कर लो, फिर 5 से आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर ये बना आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भाई 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, और 13 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा 60, और 16 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180, यानी 180। और ये अगर सेकंड है तो आंसर आना चाहिए 180 सेकंड। क्या आना चाहिए, 180 सेकंड। क्या 180 सेकंड 3 मिनट के बराबर होता है?
अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, 2 में कितने होंगे भाई, 60 + 60 120, और आप 3 मिनट में कितने होंगे 180। तो कहीं ना कहीं ये इक्विवेलेंट है, 180 सेकंड को मैं 3 मिनट भी बोल सकता हूँ। यानी पहले वाली स्टेटमेंट क्या है भाई, करेक्ट। पर देखो अभी हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी है, तो सब चेक करने पड़ेंगे। तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 180, ये भी ट्रू हुआ। फिर चलते हैं थर्ड पे, लिखा है एलसीएम ऑफ 45 इंटू 60 इंटू एच सी एफ ऑफ 45 इंटू 60 इज इक्वल टू 45 इंटू 60। ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, ये तो ओनली हमने पढ़ा है, डायरेक्ट पढ़ाया था ये वाला फार्मूला, तो इसको ना हमने प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन। यस 16 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3 + 2√5 अपॉन 3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू P + Q√5। और पूछा क्या है, वैल्यू बतानी है 11P + Q। यानी पहला जो आपका टास्क है वो P और Q को ढूंढना होगा। अगर P और Q आ गया तो आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, P और Q ढूंढने कैसे हैं, इसमें देखो अगर दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके कहीं ना कहीं इस वे में लिख पाओगे तो आफ्टर कंपैरिजन आप P और Q की वैल्यू लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जब भी अंडर रूट फ्रैक्शन में आ जाता है कभी कभार, तो सॉल्व करने का तरीका होता है भाई, क्या कर देते हैं इसमें, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन आपने सीखी होगी। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 + 2√5, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 - 2√5, इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो बनेगा भाई 3 + 2√5, और नीचे आएगा 3 + 2√5, और इज इक्वल टू क्या रहेगा, P + Q√5। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे a + b इंटू a - b का फॉर्मेट, a² - b² बना, a² का मतलब 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस b² मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर 2 के साथ भी आएगा, √5 के साथ भी आएगा, तो 4 इंटू क्या बन जाएगा 5। इतनी सी बात समझ में आती है। अच्छा, ऊपर कुछ बनेगा, ऊपर बनेगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 3 + 2√5, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, बात किसके ऊपर है, P + Q√5 के ऊपर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे और आगे चलेंगे इसको ओपन करेंगे तो आएगा a² का मतलब 9। अच्छा, b², इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 × 5 यानी 20, फिर प्लस 2ab, तो 2 × 3 इंटू, फिर आएगा 2√5 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो 9 - 20, और ये चलेगा आपके पास P + Q√5। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29, 29 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12√5, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 11 इज इक्वल टू P + Q√5। अच्छा, ये -11 किसके डिवीजन में, दोनों के डिवीजन में, तो हमें तो ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना, दोनों के डिवीजन में अलग अलग कर लो। माइनस इस साइड आएगा तो -29/11 बनेगा, माइनस इसके साथ जाएगा तो -12/11 बनेगा, साथ में √5 इज इक्वल टू P + Q√5। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सेम सेम चीज़ें बन गई। कंपैरिजन में देखो, जैसे आप कंपेयर करोगे दोनों को तो P की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -29/11, और अगर मैं Q की बात करूं तो Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -12/11। अगर P और Q आपके पास आ गए तो उसके बाद 11P + Q निकाला जा सकता है। तो मैं चलता हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 बाहर है, और P के मतलब आपके पास आएगा -29/11, और Q का मतलब आएगा -12/11। इसको सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं 11 अंदर जाएगा तो 11 इससे कैंसिल और इससे भी कैंसिल, तो आंसर आएगा -29 - 12। सॉल्व करोगे 11, यहाँ पे 3 और 4, -41 आपका आंसर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, -41, तो -41 आएगा भाई 16 का आंसर, -41 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इजी था, तो रैशनलाइजेशन भी आनी चाहिए, है ना, 9th का कंसेप्ट है, आ जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें भी कंपैरिजन का यूज़ करना है हमने धीरे धीरे।
पहले तो ये सीखें कि ये तो देखो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, डिफरेंट है, और इज इक्वल टू क्या है, 7/5। तो ये भी 7/5, ये भी 7/5, ये 5/7 है, तो 5/7 को ना 7/5 बना देते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ कैसे बनाया जाए, अगर आप बोलोगे 5/7 है, इसको लिख देते हैं 7/5, तो उसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, -1। क्या करना पड़ेगा, -1। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है 7⁻⁻1, 5⁻⁻1। पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे भगाओगे, इसको ऊपर भगाओगे तो आएगा 5/7। तो 5/7 को कभी भी 7/5 लिखना पड़े तो नेगेटिव लिखना पड़ता है। इसका मतलब a/b को अगर b/a लिखोगे तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, -1। दोनों की वैल्यू अगेन क्या आती है, सेम आती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो सही है, 7/5 सही है, 7/5 सही है, यहाँ पे भी 7/5 लिख लो। तो यहाँ पे जैसे आप 7/5 लिख लोगे इस वाले आइटम को, तो इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, -1। पर इसकी ऑलरेडी एक पावर और भी है, जिसका मतलब क्या है भाई, -4x, और इंटू 7/5 रेस टू पावर -7 इज इक्वल टू 7/5 रेस टू पावर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। अच्छा, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था, पावर अगर आपस में ऊपर ए रेस टू पावर m और रेस टू पावर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7/5 रेस टू पावर कितना बनेगा भाई, 4x बन जाएगा। यहाँ पे 7/5 रेस टू पावर कितना बन जाएगा, -7। यहाँ पे 7 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर कितना बन जाएगा, 9। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है। ऐड ऑन करोगे तो 4x प्लस -7, तो आंसर आएगा 4x -7। तो 7/5 4 रेस टू पावर 4x -7 इज इक्वल टू 7/5 4 रेस टू पावर 9। हम कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू लगाए बीच में, दोनों के बेसिस सेम है। इट मींस ये दोनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो आफ्टर कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ये समझ में आता है कि 4x -7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 9। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये इधर जाएगा तो आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू 9+7। 9+7 कितना होता है, 16। x की वैल्यू आ जाएगी 16/4, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू 4, इसका क्या रहेगा भाई फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाला आप नोट्स में भी डाल सकते हो भाई, ये वाला पॉइंट, बल्कि मुश्किल पॉइंट नहीं था कि a/b को b/a लिखना हो तो पावर क्या लिखनी पड़ेगी, -1। इजी वाला कंसेप्ट था, राइट। 17 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज़ किया गया है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, राइट। देखते हैं भाई इसको। यहाँ पे देखो x रेस टू पावर a प्लस बी, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। यहाँ पे x रेस टू पावर b प्लस सी, फिर डॉट, फिर x रेस टू पावर c प्लस ए, डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर a डॉट बी x रेस टू पावर b डॉट x रेस टू पावर c और होल पावर 2। इसको सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर देखो ये तीनों के तीनों आइटम्स में बेस क्या है, सेम, और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन, क्योंकि बीच में क्या है, डॉट। डॉट का मतलब भाई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, बीच में क्या है, प्रोडक्ट। तो आपने ये वाला मेथड तो पढ़ा ना, ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, आंसर आएगा ए रेस टू पावर m प्लस n। उसका यूज करोगे, यहाँ पे आप देखोगे x रेस टू पावर क्या बन जाएगी, a प्लस बी, फिर ये आ जाएगा प्लस b प्लस सी, फिर आएगा c प्लस a। अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो अगेन बेस सेम, तो x की पावर बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और रेस टू पावर क्या बन जाएगी, 2। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, जो ऊपर लिखा है तो a कितनी बार आया, 2 बार, तो 2a, फिर b 2b, फिर आएगा 2c। तो सॉल्व करोगे तो आंसर बनना चाहिए भाई x रेस टू पावर 2a 2b 2c अपॉन x रेस टू पावर ये। अच्छा, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऊपर देखो तो ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो फाइनल जो बन सकता है वो कुछ ऐसे बनेगा भाई, x रेस टू पावर 2 a प्लस बी प्लस सी, और नीचे बनेगा x रेस टू पावर 2 a प्लस बी प्लस सी। अगर इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो सेम अपॉन सेम कट होके आंसर कितना दे देगा भाई, 1। तो 1 आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसका फाइनल आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, राइट। इतना भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को और पॉज करके पक्का सॉल्व करना है, पहले खुद से कॉपी पेन लेके बैठना है ना।
क्लास में अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा मैथ करना ना, नहीं तो क्या होगा, आप देखते रहोगे और देखते रहोगे और मैं सॉल्व करता रहूँगा और सॉल्व करता रहूँगा, तो उसमें आपका कोई भला नहीं है भाई। आपकी भलाई इसी में है कि आपको खुद से सॉल्व करना है पहले। जो भी आप मिस्टेक करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, ये वाला कंसेप्ट मेरा क्या है, वीक है, उस पर काम करके उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, इसके ऊपर चलते हैं। 14, देखो ये पावर दी है, अजीब जैसी पावर दी है, पर कहीं ना कहीं ये जो 49 है इसको 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या, कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। और ये 243 है, इसको ना आप जब सॉल्व करना है, अगर अगर आपको सॉल्व करना है तो 243 के प्राइम फैक्टर बना लो। ये 3 रेज टू पावर क्या बनने वाला है मेरे पास, 5। और ये 81 है, ये क्या बन जाएगा, 3 रेज टू पावर 4, क्योंकि मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ये भी काटने भी तो है बाद में। फिर ये है 2 रेज टू पावर 3, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 7 इसको लिख देते हुए 49 को लिख देते हैं हम, 49 ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं 7 का स्क्वायर और पावर लिख देते हैं 3/2। इसको लिख देते हैं 3 रेज टू पावर 5, 4 रेज टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाई, इसको लिख देते हैं 3 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 5/4। इसको लिखता है 2 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 4/3। अब ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अच्छा, मल्टीप्लाई होंगी तो 2 इंटू 3/2 लिखोगे, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो जो यहाँ पे बच रही होंगी चीज़ें वो बच रही होंगी 7 रेज टू पावर 3, फिर यहाँ पे आएगा 3 रेज टू पावर 3, इसमें सॉल्व करोगे तो 3 रेज टू पावर 5, और इसमें सॉल्व करोगे तो 3 रेज टू पावर 4, ये बचा होगा आपके पास। अच्छा, ये बचा होगा, तो देखो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4 है, सॉरी यहाँ पे 2 रेज टू पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर 3 3 बार है, नीचे 3 कितनी बार है, 5 बार, ये तो मतलब हो ना 3 रेज टू पावर 5 3 कितनी बार होंगे, 5 बार। तो कहीं ना कहीं इन 3 में से 3 नीचे वाले कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 7 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे आएगा 3 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 4, ऐसा कुछ बचेगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 7 का क्यूब याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर सॉल्व करो, 7 7 49, 49 इंटू 7 कर लो, 28, 343, 343, और नीचे बन जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर बनना चाहिए 343 अपॉन क्या बनना चाहिए आपके पास 114, 343 अपॉन 114, 343, हाँ इसमें देखो भाई ऑप्शन नंबर है 343 अपॉन 114, ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए इसमें, ए ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, तो वो भी थोड़े ध्यान में रखने हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, इजी क्वेश्चन है, जो मैंने डिस्क्रिप्टिव आपको करवाई थी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ट्रू स्टेटमेंट देखनी है हमने। अगर ट्रू स्टेटमेंट देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा भाई। पहला चलते हैं, पाई एंड 22/7 आर बोथ रैशनल, ये सही है कि गलत है भाई, बताओ सारे। ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, पाई और 22/7 दोनों रैशनल नहीं होते, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था ना, दोनों रैशनल नहीं होते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड चलो, पाई एंड 27 आर बोथ इरेशनल, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग। थर्ड चलो, पाई इज एन इरेशनल, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, 22/7 इज ए रैशनल, ये स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है ना। इसका डिफरेंस भी बताया था, क्योंकि पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आता है, वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और 22/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग से वो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, रैशनल बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है हमारे पास, सी, ठीक, राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने जो लेक्चर लगाया, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं, क्या चीज़ें आपने थोड़ी सी अलग सीखी हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखी, कोई ऐसा कंसेप्ट अगर आपने सीखा होगा इस लेक्चर में तो प्लीज़ बताएं कमेंट्स में। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया भाई, जो आपका नंबर सिस्टम है वो हमने कर लिया पूरा का पूरा, इसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बचती है जो आप ऑलरेडी आप कर रहे होंगे ना।
आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसमें भी कर रहे होंगे। कोई भी बुक उठा लेना बच्चे ना, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से देख लो, एमसीक्यू सर्च करने हैं रियल नंबर से रिलेटेड, क्लास 10th लेवल जरूर मेंशन कर देना, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड तुम कहीं फिर ऐसा ना हो कि तुम बैंकिंग के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, फिर वो तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएंगे। तो लेवल पक्का मेंशन करना, अप टू 10 या बोर्ड लेवल मेंशन कर देना। उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू वो आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा बेसिक हमने नंबर सिस्टम का कर लिया था। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा आपका, टॉपिक नंबर 2, उसका मतलब होगा भाई उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल करने वाले हैं हम। अगेन पॉलिनोमियल भी आपका 2 लेक्चर्स में होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहेगा पॉलिनोमियल का, जितने भी उसके कंसेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। फिर जो सेकंड लेक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा आपका भाई, एमसीक्यू राउंड रहेगा। तो एमसीक्यू राउंड में हम सेकंड लेक्चर को अपने को कंप्लीट कर लेंगे, और 2 लेक्चर में आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे पॉलिनोमियल। सेम इसी तरीके से हमने आगे चलना है, ठीक है ना। तो कोई भी आपके और कोई रिव्यूज़ होंगे तो कमेंट में आप दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।